वेलकम। करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। 7 जून के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, नासोफेरिंजियल स्वैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नासोफेरिंजियल क्या है? नासोफेरिंजियल स्वैब समझ लेते हैं। आपने ब्रश देखा है? ब्रश आप ब्रश करते हो तो एक लंबी डंडी होती है, लास्ट में लगा होता है। अच्छा, ब्रश नहीं, आप ये समझो एक आता है ईयरबड्स, कान से जो है जो निकालने वाला होता है, ईयरबड्स आता है, देखा आपने? उसमें ऐसे होता है, लास्ट में रुई लगी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कोरोना वायरस इस समय फैला हुआ है, तो ये जो यहाँ पर नोजल कैविटी का मतलब जो यहाँ पर समझिएगा, गले के अंदर जो कैविटी होती है उसका टेस्ट अगर करना हो तो उसको निकालना पड़ेगा, तभी टेस्ट होगा। वहाँ से कुछ भाग निकालना पड़ेगा, कुछ सलाइवा या कुछ जो वहाँ पर है चीज़ें उसको निकालेंगे तभी टेस्ट कर पाएंगे कि वो इंसान संक्रमित है या नहीं है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो अब वहाँ से सलाइवा या जो भी है कैविटी से संबंधित जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? तो ये एक उपकरण है, नासोफेरिंजियल स्वैब। ये वैसे ही होता है, ऐसे लंबा सा रहेगा और मतलब लास्ट में क्या होगा, उसमें सिंथेटिक ब्रिसल रहता है। वो जो जिसका सैंपल लेना है उसके नाक से डाल सकते हैं या मुख से भी डालते हैं, दोनों तरफ से, ठीक है। डाल करके उसको अंदर तक ले जाएंगे, यहाँ तक, ठीक, और वहाँ से उसको स्टिर करेंगे, ऐसे उसको घुमाएंगे, मतलब इस नासोफेरिंजियल स्वैब को घुमाएंगे तो वहाँ का सैंपल ये बाहर निकालेगा। फिर वो उसको बाहर निकाल लेंगे तो वो सैंपल वहाँ के यहाँ की चीज़ों का सारा सैंपल आपको बाहर मिल जाएगा, उसका टेस्ट होगा। अगर वो इंसान वहाँ पर अगर कोरोना का सिम्टम पाया गया तो कोरोना पॉजिटिव होगा। तो ये नासोफेरिंजियल स्वैब हम लोग नॉर्मली चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, है ना। अभी क्या हुआ है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL पुणे में स्थित है, उसने इसे विकसित किया है। और CSIR आप समझ रहे होंगे, CSIR ने ये कहा है कि हर दिन 1 लाख नासोफेरिंजियल स्वैब ये बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ये एक तरह का आप समझिए कि चिकित्सा का उपकरण है जो हाईली स्टरलाइज्ड होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें किसी तरीके का कोई वायरस, विषाणु वगैरह नहीं होते हैं। और ये मतलब इसमें पॉलीमर भी ग्रेड मिला रहता है, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप समझें तो यहाँ पर बोलता है, यह गुणवत्ता बहुलक ग्रेड आयाम और स्टरलाइजेशन के कड़े विनिर्देशों के साथ एक चिकित्सा उपकरण है। तो पहला सही है। दूसरा, यह राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे द्वारा विकसित किया गया है, ये भी सही है। दोनों सही होने के कारण C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। C इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में खबरों में चर्चित जया जेटली टास्क फोर्स, अरुण जेटली नहीं समझना, जया जेटली का यहां पर समझेंगे बात। जया जेटली टास्क फोर्स निम्न में से किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मुख्य रूप से महिलाओं के और बच्चों के विकास की बात की जाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मातृत्व की उम्र, मातृत्व मृत्यु दर, माता में पोषक स्तर, क्या क्या, पहला मातृत्व मृत्यु दर,
सॉरी, मातृत्व की उम्र, मातृत्व मृत्यु दर, माता के शरीर में पोषक स्तर, शिशु जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो, CSR जिसे कहा जाता है ना, बाल लिंगानुपात, ठीक है। इन सब चीज़ों को बेहतर करने पर ध्यान दिया जाता है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो जो वर्तमान में स्थिति है उस पर कैसे फोकस किया जाए कि ये सारी चीज़ें और बेहतर हो सके, उसी के लिए जया जेटली टास्क फोर्स बनाया गया है। मतलब जया जेटली उसका नेतृत्व कर रही हैं, एक टास्क फोर्स है, उसका नेतृत्व जया जेटली कर रही है, जिनको 31 जुलाई तक अपना रिपोर्ट सौंप देना है। उस रिपोर्ट में मुख्य रूप से वो सारी चीज़ें मैंने अभी बताई आपको, मातृत्व की आयु, मृत्यु दर, मातृत्व पोषण स्तर, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब बाल लिंगानुपात, ठीक है, और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर इनको एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। उसके अलावा महिलाओं को कैसे बेहतर तरीके से और नौकरियां वगैरह दिया जा सके, कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सके, इस पर भी उन्हें अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना है 31 जुलाई के पहले, इसलिए ये बार बार न्यूज़ में है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला ही ऑप्शन सही है, मातृत्व की आयु मृत्यु दर कम करने और पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया है। बाकी ये दोनों तीनों ये सब जो है उसमें नहीं है, तो इसलिए ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वेद प्रकाश मारवाह कौन थे? ध्यान दीजिएगा, वेद प्रकाश मारवाह का निधन हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया है। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है तो नेशनल न्यूज बन जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा आपके इम्तहान के दृष्टिकोण से, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम भी किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, वेद प्रकाश मारवाह थे कौन? जन्म इनका 1934 में हुआ था, 2020 में मरे अभी, और IPS अधिकारी थे। इनकी जो मतलब बातें हैं उसमें 1985 से 1988 के बीच दिल्ली पुलिस के उपायुक्त रहे ये, ठीक है, मतलब आयुक्त रहे, उपायुक्त नहीं, आयुक्त रहे, दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहे। फिर उसके बाद 1988 से 1990 तक जो है ये NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक रहे, ठीक है। इसी दौरान इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 1989 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक मतलब जो है बुक लिखी थी, अनसिविल वार्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है। बेसिकली बुक का नाम क्या था? अनसिविल वार्स, अनसिविल वार्स। और अनसिविल वार्स नाम था, उसका जो संदर्भ था पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब ये रिटायर्ड हो गए तो रिटायरमेंट के बाद इन्हें 3 जगहों का गवर्नर भी बनाया गया था। कहाँ कहाँ का? मणिपुर का, मिजोरम का और झारखंड जैसे राज्यों का इन्हें राज्यपाल भी बनाया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो राज्यपाल वगैरह की चर्चा हुई नहीं है, बस केवल पुलिस आयुक्त की चर्चा हुई है। तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नगर वन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नगर वन योजना, ध्यान दीजिएगा, नगर वन योजना की जब बात करेंगे तो बेसिकली शहरों में वन डेवलप करने का बात है, ठीक है। नॉर्मल तौर पर शहरों में वन कम पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर तमाम तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ के लोगों को झेलने पड़ते हैं। तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 5 जून को, यानी पर्यावरण जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके अवसर पर ही उन्होंने एक शहरी वन कार्यक्रम नगर वन योजना नाम से शुरुआत की है, ठीक। इसके आधार पर उन्होंने मतलब इसके तहत उन्होंने कहा है, मतलब घोषित किया कि पहले चरण में 200 नगर निकायों और शहरों को
हम लोग वनीकरण करेंगे। अब ये वनीकरण होगा कहाँ? बोला गया कि शहरों में भी जो है कुछ ऐसे जगह होते हैं जो मतलब वन के लिए आरक्षित होते हैं, और उसके अलावा भी जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं सरकार की, उसमें डेवलप करने की बात की गई है। अब सवाल उठता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा इसको डेवलप करने के लिए? भाई वन डेवलप करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो बोलता है कि क्षतिपूरक वनीकरण कृषि एक्ट 2016 के तहत, कृषि अधिनियम 2016 के तहत निधि इसको मिलेगी। तो CAMPA, ठीक है। तो अगर यहाँ आप समझें तो बोलता है कि प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में देश भर के 200 निगमों और शहरों में वन विकसित किए जाएंगे। तो लाइन सही है। दूसरा लाइन बोलता है यह योजना CAMPA क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 निधियों द्वारा भुगतान की जाएगी। दोनों लाइन सही होने के कारण C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #ICommit नाम की पहल की शुरू की है ना, नाम की पहल शुरू की है। #ICommit, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यहाँ पर देखिए मुख्य चीज क्या है कि जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को भविष्य के लिए बचाए रखना, ठीक, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में है। ऊर्जा को भविष्य के लिए बचाए रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों का इस्तेमाल होना चाहिए और साथ में रिन्यूएबल, मतलब ऐसी चीज इस्तेमाल होनी चाहिए जो नवीकरणीय हो सके, यानी कि उसका पुनः जो है इस्तेमाल रीन्यूएबल किया जा सके, यानी कि इस्तेमाल करके फिर से उसको रिन्यू करके फिर से इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। तो चाहे कोई इंडिविजुअल हो और चाहे कोई कॉरपोरेट हो, संस्था हो जो खुद से कोई चीज प्रोडक्शन कर रही है, तो वो हितधारक हो गई, या इंडिविजुअल कोई हो, उसके भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा कि आगे जो भविष्य में ऊर्जा की समस्या न उत्पन्न हो। इसलिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एक आह्वान किया है लोगों से, ठीक है, एक आह्वान किया है ICommit नाम से, ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि ये ICommit जो है ऊर्जा मंत्रालय के EESL है ना, EESL द्वारा एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड द्वारा इसको संचालित किया जाएगा पूरा। इसमें क्या होगा, बेसिकली जितने कॉरपोरेट हैं देश के बड़े बड़े, या जितने बड़े बड़े एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, जैसे कोई खिलाड़ी है ना, या यूँ कहें जो पब्लिक फिगर हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी हैं, या वो लोग जैसे जो तमाम संगठन हैं जो द्विपक्षीय हैं या बहुपक्षीय हैं, इन सब को एक साथ ला करके ऐसा प्रयास किया जाएगा कि जो चीज़ें इस्तेमाल हो वो एनर्जी एफिशिएंट हो, मतलब कि ऊर्जा दक्ष हो। जैसे पहले बल्ब इस्तेमाल किया जाता था 100 वाट का, अब आप देखिए LED आ गया है 2-4 वाट का, तो 4 वाट का LED उतना ही लाइट करता है, उतना ही प्रकाश करता है जितना 100 वाट का बल्ब करता था। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कैसे वहां से वहां तक आया, एनर्जी एफिशिएंट हुआ। तो ऐसे ही ऊर्जा दक्षता वाली और ऐसी चीजें जो नवीकरणीय है उसका इस्तेमाल किया जा सके। समझ पा रहे हैं बात आप? तो इसकी शुरुआत बेसिकली ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की जा रही है ना। ध्यान देंगे, जो भारत सरकार के कुछ पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 है जिसमें फेम 1 फेम 2 है,
फिर उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। बोलता है इन सब में ये हैशटैग कमिट जो पहल है, जो आह्वान किया जा रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा वो। क्लियर? तो अगर आप समझे यहाँ पर एक लाइन का आंसर है कि हैशटैग आई कमिट नाम की पहल शुरू किसने की है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आंसर आपको मिल रहा है ऊर्जा मंत्रालय। है क्या हैशटैग आई कमिट, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, एक जो है आह्वान है, शुरुआत की गई है कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षित रहे। ठीक, तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले को और छठे के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भुगतान मूलभूत सुविधा विकास निधि PIDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PIDF पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अगर आप ये देखे हो, एक होता है मशीन होता है जिससे कार्ड स्वैप करके पेमेंट किया जाता है, देखा ही होगा आपने। ठीक है, तो उसके अलावा भी जो है आपने देखा होगा कि कार्ड से और कई तरीके से पेमेंट होते हैं, जिसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। POS, पॉइंट ऑफ सेल। जहाँ बिक्री हुई वहीं पर जो है एक मशीन रहेगा, उस कार्ड को स्वाइप करेंगे तो पैसा कट जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे ये जो है हमारे देश में Tier 1 Tier 2 शहरों में, यानी बड़े शहरों में और मझोले शहरों में है, छोटे शहरों में नहीं है। ठीक है, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में तो एकदम नहीं है, और इधर भी जो है और देश के सभी भागों में छोटे छोटे शहरों में नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब POS से पेमेंट होता है तो बड़ा आसान होता है ट्रैक कर पाना पूरा सिस्टम को, है ना। तो कैसे सारे दुकानदार POS का, पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल करें, उसके लिए नंदन नीलकणी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। तो नंदन नीलकणी ने सिफारिश जो है किया कि एक फंड बनाया जाए, PIDF, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो काम करेगा इसके पीछे, वो फंड काम करेगा, पूरा फंड जो होगा वो लगाया जाएगा, जिससे कि पूरे देश के अंदर पॉइंट ऑफ सेल का जो सिस्टम है, सुविधा है, वो डेवलप हो सके। तो RBI ने अभी गाइडलाइन जारी किया है, बोला है कि 500 करोड़ की व्यवस्था की जा रही, जिसमें से 250 करोड़ रुपए RBI देगा, बाकी 250 करोड़ रुपए बैंक और जो कार्ड परिचालन करने वाले लोग होंगे, जो नेटवर्क बनाते हैं, वो लोग मिलकर के 250 करोड़ देंगे पूरे देश में। ठीक है, तो इस तरह 500 करोड़ की लागत से क्या होगा कि ये T3 से T6 मतलब जो है, यानी कि जो Tier 1 Tier 2 शहरों में था, वो पूरे देश में छोटे से लेकर के बड़े शहरों तक फैल जाएगा। बोलता है कि ये जो PIDF होगा, यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, वो कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसमें प्रशासन का काम कैसे प्रशासित कैसे किया जाएगा, ये सारा खेल किसके हाथ में रहेगा? RBI के हाथ में रहेगा। और RBI इसकी एक सलाहकार संस्था के रूप में भी कार्य करेगी। समझ आ रही बात? तो बेसिकली यही है। अब इसमें अगर आप समझें तो पहला बोलता है इसका उद्देश्य Tier 3 से Tier 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल मूलभूत सुविधा स्थापित करने हेतु अधिक ग्राहकों को प्रोत्साहित करना। सही है। दूसरा बोलता है यह एक सलाहकार समिति द्वारा अभिशासित किया जाएगा तथा इसका प्रबंधन और प्रशासन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। ये भी सही है। दोनों सही होने के नाते C फॉर कैट करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया हुआ है राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है, उन्होंने आह्वान किया है और यूँ कहें कि राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है एक, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बताया उन्होंने, या मतलब ये रिपोर्ट भी है पहले से ही, कि हर साल भारत में लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो हाईवेज़ पर काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ में मानव और
पशुओं का क्लैश बहुत होता है, मतलब कि गाड़ियाँ आती हैं और अचानक से जानवर आ जाते हैं, मर जाते हैं। आप आते आते आप भी देखते होंगे तमाम कुत्ते बिल्लियाँ सब जो है रोड पे मरे हुए पड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसी को कम करने के लिए जो है ये एक पहल है, जिसमें इन्होंने कहा कि 5000 पूरे देश में हम लोग 5000 विभिन्न पॉइंट बनाएंगे, जिसके माध्यम से निगरानी रखेंगे पूरे देश के राजमार्गों की। ठीक है, और ये जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जो है यूएनडीपी ने की है। यूएनडीपी का पहल है, उसी पहल को हमारी भारत सरकार भी आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य मुख्य क्या है समझ में आ ही रहा है। तो इसका उद्देश्य सड़कों पर मृत्यु दर को कम करने या समाप्त करने के लिए आम जनता को जागरूक और शिक्षित करना है। तो पहली बात सही है। दूसरी बात बोलता है, राजमार्ग पर मानव और पशु मृत्यु दर पर रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान WHO की पहल है। नहीं, ये WHO की पहल नहीं है, ये जो पहल है ये किसकी पहल है? UNDP की पहल है। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, इसलिए A फॉर एप्पल जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।